बॉलीवुड अल्फा को प्रमोट करने के लिए लेटेस्ट स्ट्रैटेजी लेके आया है। बैंड वैगन राइड कर रहा है समय रैना के लेटेंट शो का। समय रैना जो बहुत देर लीगल डिफिकल्टीज में रहे थे, क्योंकि जो लेटेंट सीजन 1 था उसके अंदर मां बहन गालियां, हर तरह के लोग जो फिजिकल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं सबका मजाक उड़ाया गया था। एफआईआर हो गई थी, असम जाना पड़ा था। बट बहुत लोग इंक्लूडिंग मी फ्री स्पीच में जो मानते हैं कहते थे कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, नहीं होना चाहिए, रेड लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, पर अरेस्ट का केस नहीं है। बाद में अरेस्ट नहीं हुआ, सीजन 2 आया। यहां तक एक चीज है, पर क्या जो अरेस्ट नहीं हुआ उसके बाद आप चुटकियां ले सकते हैं पुलिस के ऊपर? क्या उसके बाद आप सिस्टम के ऊपर चुटकियां ले सकते हैं? और क्या उससे आप अपने आप को और ज्यादा प्रसिद्ध और पॉपुलर सिद्ध कर सकते हैं एक जेनजी के अंदर? जो जेनजी एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ भी जा रहा है और दूसरी तरफ इसमें स्ट्रेटेजिकली जिस तरह आलिया भट्ट की ये आई एक नया ह्यूमिलिटी वाला कि मैं अपने ऊपर जोक्स ले सकती हूं, कि मैं क्लिप दिखाना चाहता हूं आपको शुरुआत में ही, शायद आपने देखी भी हो क्लिप, जिसके अंदर कि अरे Somebody give her a script, tell her director. कि आप ये मान रहे हैं खुद ही कि मुझे कोई स्क्रिप्ट दे, डायरेक्टर दे, जोक हो रहा है, क्योंकि ये सब स्क्रिप्टेड शोज हैं। इसका एक उदाहरण आपको दिख गया था जब महेश भट्ट पे कुछ बोलना था और समय रैना आगे हल्का सा पूछते हैं कि आपके पिताश्री पे मैं बोल दूं। खैर वो पिताश्री महेश भट्ट भी एक अलग ही हैं, उनकी क्या क्या इमेजेस आई हुई हैं अपनी बेटी श्री, दूसरी बेटी श्री के साथ। वो पता नहीं कौन सी अखबार थी, स्टारडस्ट फिल्म फेयर, अच्छी तरह छपी हुई है। तो ये क्या चल रहा है, क्या नई स्ट्रेटेजी हो रही है? क्योंकि एंड में अल्फा है, धुरंधर के बाद बहुत बड़ा प्रेशर है कि यह मॉडल सरवाइव करेगा स्पाइवर्स का या नहीं करेगा। ये सब एनालाइज करने के लिए जो व्यक्ति यूनिक पर्सपेक्टिव लेके आते हैं बॉलीवुड के ऊपर, बहुत सारी हिडन स्टोरीज लेके आते हैं। हाल ही में अपने चैनल में बता रहे थे कि इनकी भी एक बॉलीवुड की जर्नी रही थी। हमारे साथ जुड़ गए हैं करण वर्मा जी। थैंक यू करण फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू जी, थैंक यू। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स इन बॉलीवुड राइट नाउ, ये तो बात है। एंड स्पेशली दिस लेटेंट शो जो था, दिस वाज ऑफ कोर्स एन अटेम्प्ट बाय आलिया भट्ट कि भाई अपनी इमेज को थोड़ा सा री इन्वेंट किया जाए। इतना अगर देखा जाए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज एन इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी, बिकॉज इतना मजाक उड़ रहा है, हर दूसरे दिन आप ट्रोल हो रहे हो, कभी कांस में ट्रोल हो रहे हो कि भाई आप हाथ घुमा रहे हो, कैमरास नहीं है। दैट जोक वाज आल्सो वेरी नाइसली यूज्ड हियर समय रैना का। तो एक स्ट्रेटजी हमेशा कही जाती है इन रियल लाइफ ऑल्सो कि जब आपका बहुत मजाक उड़ रहा हो, देन रिजॉर्ट टू बीइंग अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस एंड सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर का एक हिस्सा बनो आप। तो इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी जो पीआर ने बनाई। अच्छा, आलिया यूज दिस द सेकेंड टाइम, आपको मैं बताऊं तो एक बार जब आलिया कॉफी विद करण पे गई थी बैक इन द डे, आज से 8-10 साल पहले, तो शी डिड नॉट नो हु द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज। तो उसका बहुत मजाक उड़ा। तो देन व्हाट शी डिड वाज शी टाइड अप विद एआईबी, और एआईबी के साथ एक फनी वीडियो इन्होंने किया था जो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें दिखाया था कि आलिया जो है उसकी आईक्यू बहुत कम है एंड नाउ शी इज क्रैमिंग नोट्स एंड शी इज ट्राइंग टू अपीयर फॉर अ क्विज शो। तो वो बहुत हिट हुआ था एंड दैट रियली हेल्प्ड री इन्वेंट हर इमेज। काफी जोक्स भी चलते थे आलिया के कि आलिया डजंट नो कि स्टेयर्स जो होती हैं और लिफ्ट एक ही जगह पहुंचती हैं। तो इस तरह के जोक्स पे शी इंडल्ज्ड इन दैट लाफ्टर। तो यही एक कोशिश करी है। देखिए, दे आर पुलिंग आउट ऑल स्टॉप्स ताकि किसी तरह अल्फा केटर्स टू द जेनजी। जेनजी में दे ऑफ कोर्स थिंक समय रैना इज द वन हु हैज ऑल द आईबॉल्स, करोड़ एंड करोड़ ऑफ व्यूज है, बट ये लोग भूल जाते हैं करोड़ ऑफ आईबॉल्स होने से, सेम चीज जो कॉकरोच जनता पार्टी हो चाहे राहुल गांधी हो, जस्ट बिकॉज यू हैव आईबॉल्स दैट डजंट मीन यू विल गेट वोट्स और यू विल गेट टिकट्स एट द बॉक्स ऑफिस। इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है एंड आई थिंक यही होगा इसमें। I do not see that enthusiasm that people are going to go to see Alpha, but yes, because समय रहना था and Alia Bhatt turned up there and she was very quiet. बहुत बुरी हालत थी उसकी। एक तो स्पॉन्टेनिटी उसमें कोई खास है नहीं, दूसरी बात उसको लग रहा था यार मैं फिर कोई बेवकूफी की बात ना करूं और फिर मैं ट्रोल हूं। तो she tried to keep quiet. In fact, Sharwari stole the show pretty much. She was still there battling it out with समय, थोड़ा बहुत बातें भी। She was playing the safe person, Alia. तो आई डोंट थिंक उसका ज्यादा फर्क होगा, बस सम आईबॉल्स, नो नो इम्पैक्ट ऑन द बॉटम लाइन।
ये पर बॉटम लाइन इम्पैक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया। मैं समय रैना पे और इस आलिया भट्ट पे और शर्वरी पे भी वापस आऊंगा, क्योंकि उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग पहलू है कि या बैक एंड फोर्थ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था। पर मैं उनका बैकग्राउंड जान के बड़ा हैरान हुआ कि बॉलीवुड में जिस तरह आपने मेरे साथ ही एक वीडियो में शाहरुख खान के बैकग्राउंड में बहुत डेप्थ में गए थे कि जो स्ट्रगलर है, जो न्यूकमर है, उसके पीछे क्या क्या तारे हैं। पर और दो तीन और क्लिप्स भी हैं जो समय रैना की आऊंगा। पर मैं आई बॉल्स वर्सेस वोट्स, आई बॉल्स वर्सेस बॉक्स ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आजकल जब आप डिफिकल्टी में होते हैं, जैसे एक तरह से आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल डिफिकल्टीज में हुई दिल्ली हारने के बाद, पंजाब में जो भी होगा भी चुनाव आ रहा है, पर वहां पे भी पॉलिटिकल डिफिकल्टीज काफी हैं। वो एकदम से कॉकरोच जनता पार्टी क्रिएट करके आई। इसको अब दो पहलू से देख सकते हैं। एक पहलू कि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पे बहुत इनोवेटिव है, कुछ नया कर रही है, जैसे समय रैना के शो में आलिया भट्ट कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। और दूसरा व्यू ये है कि जमीन पे 4 लोग नहीं पहुंचते कॉकरोच जनता पार्टी की रैली के लिए, वैसे ही अल्फा के बॉक्स ऑफिस में कितने लोग जाएंगे। बट ये री इन्वेंशन एंड दिस जेनजी, क्या चर्न देख रहे हैं आप जेनजी में फॉर वन पीपल एड्रेसिंग देम, चाहे वो पॉलिटिकली हो, राहुल गांधी की बहुत रील्स आती हैं, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो, चाहे वो आलिया भट्ट हो, चाहे समय रैना के कोट टेल्स पे राइड कर रही है। एंड व्हाट अ फॉल फॉर बॉलीवुड के आपको इस तरह अपना मजाक उड़ा के कोट टेल्स पे राइड करना पड़ता है जब भी डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं। एक बड़ा तगड़ा डिफरेंस जेन जी और मिलेनियल्स में, व्हेन मिलेनियल्स वर रियली यंग, मैं अगर बात करूं 2010 के आसपास की, तब नया नया मल्टीप्लेक्सेस आए थे 2004-5 के बाद, द मल्टीप्लेक्स एरा केम। तब क्या होता था, इफ यू ग्रैब्ड आईबॉल्स देन द बॉटम लाइन आल्सो शोड अप, बिकॉज लोग तब जाते थे फिल्म देखने की, अच्छा इस पे बहुत चर्चा हो रही, चलो इस वीकेंड चलते हैं पिक्चर देखने। जेन जी हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस which millennials didn't have. They have OTT, they have 10 other distractions. इनका डिसीजन बड़ा सोचा सुलझा हुआ होता है। उस जमाने में हिमेश की पिक्चर आ गई थी, हिमेश रेशमिया की, टोपी पहन के लोग वो भी देखने चले गए थे, वो भी चल गई थी। आज ये नहीं होगा, आज लोग उसको देखेंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे, बट दे विल नॉट टर्न अप एट द थिएटर्स टू एक्चुअली वॉच दैट फिल्म। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आया। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, अगर मैं पिछले सप्ताह की आपसे बात करूं, दिस वरुण धवन फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, मैसिव फ्लॉप, मतलब बिल्कुल पानी मांग लिया इस पिक्चर ने, चली ही नहीं। अब ये सब जो आ रही है, वेलकम टू द जंगल वंगल, ये भी उम्मीद बिल्कुल नहीं है इनको चलने की, जबकि आईबॉल्स ग्रैब कर रही हैं, करोड़ एंड करोड़ ऑफ व्यूज आ रहे होंगे यूट्यूब वीडियोस पे। समय रैना के लिए आईबॉल्स इज बॉटम लाइन, उसके अगर व्यूज आ गए, उसके पैसे आ गए, ठीक है ना, तो वो एक अलग चीज है। इनके लिए कॉकरोच जनता पार्टी एंड दीज बॉलीवुड पीपल, अनटिल एंड अनलेस दे ट्रस्ट कि भाई मेरे अगले 3 घंटे अच्छे जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, वो कहेंगे यार ओटीटी पे आएगी देख लेंगे। तो ये ट्रस्ट जगाना, ये आप तभी जगा सकते हो जब यू हैव रियली समथिंग क्वालिटी टू गिव, अदरवाइज फिल्में चल ही नहीं रही। 95% फिल्म्स आर फ्लॉपिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। इस वर्ष मैं 2026 की आपसे अगर बात करूं, सिर्फ धुरंधर का जो कलेक्शन है, सिर्फ धुरंधर का एक कलेक्शन आप लिखो और टॉप 20 फिल्म्स का कलेक्शन लिखो बॉक्स ऑफिस इंडिया .com पे जाके, टॉप 20 को ऐड कर दो, धुरंधर से कम है, ठीक है। तो दिस इज द काइंड ऑफ डोमिनेंस दैट हैज हैड। सो आफ्टर धुरंधर द सेकंड बिगेस्ट हिट ऑफ दिस ईयर इज बॉर्डर 2। तो बाकी लोग गए ही नहीं देखने, फिल्में जा ही नहीं रहे, बाकी एक आध कोई अक्षय कुमार की भूत बंगला वगैरह आ गई, अदरवाइज नॉट इंटरेस्टेड। तो आपको रियली बहुत ज्यादा कुछ करना होगा फॉर मी टू गेट आउट ऑफ माई हाउस, टेक अ टिकट, स्पेंड 3-4 आवर्स एंड $1,000। वेरी सीरियस क्राइसिस फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, मतलब लोग तबाह हो रहे हैं इस समय, लाइक एंड इससे वर्स क्यों मैं धुरंधर का बोलता हूँ कि जनरली लोग खुश होते हैं एक बड़े स्टार की मूवी बड़ी हो जाए, पर धुरंधर रिपीटेबल मॉडल नहीं है। रिपीटेबल इन दी सेंस कि वो मॉडल नहीं है कि पाकिस्तान की इस लेवल पे बैशिंग या इससे आगे बढ़ के बैशिंग की जा पाए। अदरवाइज तो बहुत इजी होता, कह रहे ये मॉडल हिट हो गया, अब इसको कट कॉपी पेस्ट, क्योंकि बॉलीवुड ने तो यही किया, जब एक एंग्री यंग मैन चल जाए तो कट कॉपी पेस्ट एंग्री यंग मैन चलाते रहो, रोमांटिक हीरो चल जाए तो कट कॉपी पेस्ट रोमांटिक हीरो चलाते रहो, वो फिर सारे एक्टर्स वही रोमांटिक हीरो बन जाते हैं अलग अलग वे में, पर वो एक पैटर्न, कुकी कटर जो पैटर्न होता है वो बन जाता है। यहाँ पे आपके लिए रिपीट करना मुश्किल है। और इसी में मैं रणवीर का जोक डालता हूँ, मुझे लगा कि बड़े इंटेलिजेंट वे में एक सडल प्लेसमेंट भी होती है कि रणवीर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने बहुत बारी बोला है किस तरह बॉलीवुड में एक
रणवीर सिंह और रणवीर, क्या नाम है, रणवीर सिंह और रणवीर कपूर और रणवीर सिंह की फाइट चल रही है। तो यहाँ पे अब एक प्लेसमेंट देखिए किस तरह बहुत नहीं He creeps me out. We banned him from the island. Not your Ranveer. He's a nice guy. KFC. The other. नॉट योर रणवीर, ही इज अ नाइस गाय। सो मैं ये कह रहा हूँ किस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है और कितना, हाँ मैं बहुत रिलीव्ड होगी कि मेरे रणवीर की बात नहीं हो रही थी। तो मतलब बहुत केयरफुली थॉट आउट चीजें होती हैं यहाँ पे, जितना मर्जी उसको आप नेचुरल दिखाने की कोशिश करें। देखिए ये एक आउट एंड आउट पीआर एफर्ट था। आलिया की पीआर एजेंसी वुड हैव गॉटन इन टच विद ऑल दीस पीपल, स्क्रिप्ट की बात हुई होगी, एक रेड लाइंस ड्रॉ हुई होंगी। आलिया कैनॉट रिटर्न फ्रॉम हियर रोस्टेड एंड मेड अ फूल ऑफ, ठीक है ना, ये बड़ा क्लियर है। तो इसलिए ये तो बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। आलिया इज अ बिग स्टार, ऑल सेड एंड डन, स्टार तो वो बड़ी है, तो इसलिए इनके लिए भी दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमने एक वो सीन भी देखा था, जैसे आपने बताया कि रणवीर डिस्कस्ड विद आलिया हल्के से कि कैन आई क्रैक अ जोक ऑन, रणवीर बोल रहा हूँ, समय क्रैक डिस्कस्ड विद आलिया कैन आई क्रैक अ जोक ऑन महेश भट्ट, देन ही वेंट अहेड एंड डिड दैट। पहले तो जो पहले के कई, अगर जर्नलिस्ट की आप बात करें, जो फिल्म जर्नलिस्ट होते थे, पूरे इंटरव्यूज स्क्रिप्टेड होते थे, एक एक चीज डॉक्टर्ड होती थी बिल्कुल कि ये होना है। इनफैक्ट मैं तो कई लोगों को जानता हूं जो कि बड़े क्लोजली वर्क किए हुए हैं विद कॉफी विद करण एंड ऑल, तो उसमें भी बहुत कुछ स्क्रिप्टेड होता था, कुछ चीजें स्पॉन्टेनियस भी होती थी, गिव इट टू देम। तो इसलिए स्क्रिप्टिंग लेवल हैज बीन वेरी हाई इन बॉलीवुड इस चीज को लेकर के, एंड कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये सब पहले डिस्कस ना हुआ। अब कर मैं थोड़ा इससे आगे बढ़ता हूं कि जो हम एक लार्जर वर्ल्ड पे पहुंच रहे हैं, जहां पे समाज के अंदर पहुंच रहे हैं। अभी हमने एक केस देखा जहां पे सिया गोयल करके वो नीचे पहाड़ी से नीचे फेंक देती है, या फिर उससे पहले भी हम केसेस देख चुके हैं कि वो ब्लू ड्रम का। अब बहुत देर तक क्या आप इसको, और ये बहुत यंग लोग हैं, क्या आप शायद टेक्निकली जेनजी क्वालिफाइड लोग आएंगे, क्या आप ये जो चेंजेस देख रहे हैं कि मैनी भारत के अंदर, कि एक है जो कहता है कि फ्री स्पीच के नाम पे कुछ भी बोलो, कुछ भी कपड़े पहनो, कुछ भी दिखाओ, और उनको लगता है अगर आप सवाल उठाएं कि अरे आप कितने दकियानूसी लोग हैं, मे बी जो लोग यूरोप होके आते हैं, या जो लोग आजकल यूरोपियन मूवीज एक्सेस करते हैं, या यूरोपियन ह्यूमर भी एक्सेस करते हैं, जिसके अंदर ये क्या बड़ी बात है, और उनकी स्पेंडिंग पावर भी अच्छी है, तो लोग उनको एड्रेस भी कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो ग्रेट मास है, जिसको लगता है रेड लाइंस है, मॉरल लाइंस है, और ये क्रॉस नहीं की जानी चाहिए, और उसके ऊपर आजकल जो ये एक टॉक्सिक वे आ गया है, जिसका एक एग्जांपल ये सिया गोयल केस है, जहां पे बहुत सारे फैक्टर्स फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट टू आई विल गेट अवे विद एनीथिंग का जो फाइन लाइन है वो क्रॉस हो गया है। So how do you see this change and what do you think the role of social media has been in this change? ये बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा मैं, थोड़ा आगे बढ़ के समाज में और उससे पॉलिटिक्स में जाना चाह रहा हूँ। नहीं देखिए, सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है इस टॉक्सिसिटी को मैनीफोल्ड्स एम्पलीफाई करने में, मेजर रोल है सोशल मीडिया का। मुझे लग रहा था थोड़ा थोड़ा सेटल हो रहा है, बट देन अगेन वी हैव दीज इंसिडेंट्स। जब नया नया सोशल मीडिया आया था, द मासेस ऑफ इंडिया, उनको लगा कि पहली बार हमारे लिए बड़ा एम्पावरिंग है, हम इस पे अपने को प्रोजेक्ट कर सकते हैं और लोग हमें भी देख सकते हैं। दिस रिजल्टेड इन मेनी ऑफ देम गोइंग बैलिस्टिक क्रेजी। ऐसे ऐसे अश्लील वीडियोस, अश्लीलताएं, फालतू के स्टंट्स रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, अजीब अजीब ढंग से साइकिल चलाना, ये सब आपने मैसिव देखा होगा, और ये रूरल इंडिया में खास तौर से आया। सिर्फ रूरल तक सीमित नहीं रहा, यहाँ पर भी आया, अर्बन में भी आया। तो एक जो क्लिक्स एंड लाइक्स को लेकर दिस एम्बुलेंस चेजिंग जिसको मैं कहता हूं, वो जो स्टार्ट हुई, दैट वाज पैथेटिक। एंड ये तब होता है जब एक समाज बहुत अपॉलोजेटिक होता है अबाउट देमसेल्व्स एंड दे आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन। सीकिंग वैलिडेशन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में एक प्रॉब्लम रही है, बिकॉज वी हैव नॉट बीन वेरी अनअपोलोजेटिक एंड कॉन्फिडेंट इन हु वी आर। तो हमें हर समय वैलिडेशन चाहिए होता है, वैलिडेशन ऑफ लाइक्स, वैलिडेशन ऑफ प्रेजेस, वैलिडेशन कि हमारी नौकरी लग गई, हमारे इंटर में इतने नंबर आ गए। मुझे लगता है जेन जी वाज डूइंग अ लिटिल बेटर एट दैट, बट देन वी हैव सच केसेस। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट दैट वी हैव टू डू। और ये जो फेक फेमिनिज्म का जो एक टॉक्सिसिटी मिक्स करी गई है,
I would like to see a lot of women talk about it. अभी ऋचा चड्डा एक जगह पर थी. Richa Chadha was asked this question by a lady कि how do we save our men? I mean 93,000 NCRB का data, she gave her data. You know what she said? कि आपको इसका नाम याद है क्योंकि ये एक आध केस होता है, लड़कियों के साथ रोज ये होता है. अरे ना लड़की के साथ होना चाहिए ना लड़के के साथ होना चाहिए. ये क्या लॉजिक है, क्या स्टुपिडिटी है ये. और आप तो भाई सुप्रीम कोर्ट में रहे हो, आप तो यू आर प्रैक्टिसिंग. It's the Supreme Court which has said about laws also, like 498A, जो कि अब शायद BNS section 84 है, that it is legal terrorism. So many fake dowry cases, so many fake rape cases. We saw this film recently, Bandar, जो एक फिल्म आई थी, जिसमें how a fake Me Too thing destroyed Karan Oberoi's life. This needs to stop, and it can only stop if women talk about it more. Until and unless these Alia Bhatts of the world, Deepika Padukones of the world, Richa Chaddas of the world, jinko a lot of females look up to and feel we also need to be empowered, we need to wear these clothes. It's okay to wear these clothes. Halaki, that's not something used as a barometer for empowering, but they need to also put out this message that we need to save the men of this country. यार. आपने ऋचा चड्डा का एग्जांपल दिया जहां पे शी सेइंग वन केस है. मैं कल ही इनफैक्ट दीपिका नारायण भारद्वाज जो बंदर से भी एसोसिएटेड थी एंड शी हैज बीन वर्किंग ऑन लॉट ऑफ वेरी हार्ड केसेस. जब ये पॉपुलर भी नहीं था, जब पॉपुलर तो अभी भी नहीं है, जब इसकी अवेयरनेस नहीं थी, तो शी वाज सेइंग उनकी टीम कलेक्ट कर रही है डाटा, एंड डाटा इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू डू. कि बोलती है रोज के 2 केसेस निकल रहे हैं जहां पे डेथ्स हो रही हैं, और ये सिर्फ उनकी जो बड़ा न्यूज़पेपर है, बड़ी जगहों से वो कर पा रही हैं. रीजनल पेपर्स, अनरिपोर्टेड केसेस, एक्सीडेंटल डेथ, बाद में पता चलता है कुछ और है, वो सब नहीं कवर कर पा रही हैं. तो वेरी शॉकिंग नंबर्स आ रहे हैं. फॉल्स एलिगेशन के तो नंबरलेस हो चुका है, वो तो नंबरलेस हो चुका है. तो वो एक जो आपने बोला ऋचा चड्डा का नाम दिया, यहाँ पे एम्पावरमेंट ये हो रही है. एंड शी वाज गिविंग एग्जांपल ऑफ सम पर्सन जो सोशल मीडिया पे है, जो कह रही है बिल्कुल ठीक हुआ, जब तक अरेंज मैरिज होगी समाज में फेंक देना चाहिए लोगों को. अरे भैया, आप अपने पेरेंट्स को ना बोल दीजिए, आप दूसरी साइड को बता दीजिए. आप मतलब, और लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, या जो फेक एलिगेशंस आती हैं लोग उसको भी जस्टिफाई करते हैं कि हाँ फेक एलिगेशन क्या हो गया, थोड़ा सिस्टम में डर रहेगा, लड़के डर के रहेंगे. आई हैव हैड दिस कॉन्वर्सेशन, यू नो, फेक एलिगेशंस पे लोग कहते हैं हाँ लड़के डर के रहेंगे, अच्छी बात है. अरे आप उस लड़के की भी तो माँ है, बहन है, परिवार है. कहाँ जा रहा है समाज? इसकी स्टार्टिंग तो अगर आपके दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 2005 में जब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था 2005 का, रेणुका चौधरी, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो थी, उनका एक इंटरव्यू था करण थापड़ के साथ. इट्स अ शॉकिंग इंटरव्यू, मतलब वो देखने वाला इंटरव्यू. उसमें शी सेड men have had it nice for very long and if they suffer that's fine. एंड करण थापड़ उसके क्लॉजेस पढ़ रहा होता है कानून के, तो वो कहता है इवन अ थ्रेट फॉर वर्बल सार्केज्म और एनी वर्बल थ्रेट कि मैं अब ये बोलूंगा इज कंस्ट्रूड एज डोमेस्टिक वायलेंस. तो वो कहती है रेणुका चौधरी कि मुझे बोलने दो. करण थापड़ बोल रहा होता है, कहती है आई थिंक दिस इज डोमेस्टिक वायलेंस, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ दिस इज अ केस फॉर डोमेस्टिक वायलेंस. तो करण थापड़ कहता है aren't you proving my point? कहते you think whatever you want to, I don't care what men think, they've had it right for way too long, let men suffer, I don't care about that. तो जब जिसने ये कानून बनाया, जब उसकी मंशा ये है, this is a example of toxic feminism कि अब इनको रगड़ो यार, अब इनको हमें रगड़ना है. that is not feminism यार. और अगर ये ब्रांड ऑफ फेमिनिज्म है, दिस नीड्स टू बी नेम्ड एंड शेम्ड. और यही ब्रांड ऑफ फेमिनिज्म विद कंप्लीट जीरो मोरालिटी जो आज आ गई है अनफॉर्चुनेटली कई लोगों में, उसका फिर आपको असर ये दिखता है कि इनको हिचक ही नहीं होती मर्डर करने में, इनको हिचक ही नहीं होती. मजाक चल रहे हैं इसके, ब्लू ड्रम एक लड़की दूसरे को गिफ्ट कर रही है शादी के ऊपर, मीम्स चल रहे हैं इसके कि अगर ये तुम्हारी ना सुने तुम भी इसका ब्लू ड्रम वाला हाल कर देना, एंड दे आर हैविंग अ गुड लाफ ओवर इट. एंड बिकॉज़ बहुत ही गंदा पता नहीं. मैं यही बोल रहा हूँ. अब करण, थोड़ा समाज से हम थोड़ा पॉलिटिक्स पे आना चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि आज हम एक फ्री व्हीलिंग कर रहे हैं, कोई एक फिक्स टॉपिक लेके नहीं बैठे थे. इसके अंदर ये जो पॉलिटिकल चर्न है, आप किस तरफ देख रहे हैं? क्योंकि आज एक पासपोर्ट का मुद्दा उठा जिस पे लोग बहुत इमोशनल हो गए कि भैया हमारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ब्यूरोक्रेसी किस तरफ जा रही है. दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी हालात है, जिस तरह टैक्सेशन है, जिस तरह चीजें हैं,
लोग उतने खुश नहीं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल विक्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं बीजेपी की। तीसरी तरफ जो मैं बार बार कॉकरोच जनता पार्टी पे आता हूँ वो ये है कि एक जितना भी बोल लीजिए आप बाहर से लोग आए, और मैं भी मानता हूँ जमीन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट ये नंबर्स बड़े सरप्राइजिंग थे, ब्लोटेड भी हो, बॉट्स भी हो, कि इतना क्या चल रहा है। डू यू थिंक इंडिया इज एक्चुअली after a long time there is again some churn where youth are getting away from the way things are and are feeling frustrated, चाहे एग्जाम लीक्स को लेके हो, पूरा उस तरह का वातावरण बन रहा है आपके हिसाब से? आई थिंक इंडिया में बहुत इश्यूज हैं एंड पीपल आर गेटिंग रेस्टलेस विद सम ऑफ द इश्यूज नॉट बीइंग सॉल्व्ड। बिल्कुल, अगर मैं टॉप ऑफ द हेड बोलूं, एयर वाटर पोल्यूशन, वी आर द वर्स्ट उसके अंदर। एयर पोल्यूशन नंबर्स आप उठाइए, वाटर पोल्यूशन, अडल्टरेशन इन फूड, सिविक कंडीशंस, बड़ी सीरियस इश्यूज हैं ये, मतलब छोटे इश्यूज थोड़ी हैं ये। yes, our economy largely stable है, but of course आज भी अगर मैं per capita income की बात करूं, we still lag behind। अगर आप महीने का, बहुत बेसिक बात आपको बताऊं, महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, यू आर अमंगस्ट द 1 से 1.5 लाख, यू आर अमंगस्ट द रिचेस्ट 5% इन द कंट्री। अब आप ये बताइए मुझे, रिचेस्ट 5% इन द कंट्री होने के बाद कोई मुझे बता दे कि एक अच्छे शहर में, मेट्रो सिटी में 1.5 लाख रुपए में वो अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का खर्चा निकाल ले और एक डिसेंट घर पा जाए, तो मैं मान जाऊंगा उसको। तो जब आपका जो टॉप 5% है वो एक बेसिक सुविधा नहीं पा सकता, तो देयर इज अ सीरियस मिसमैच। प्रॉपर्टी रेट्स तो ब्लोट कर गए, ठीक, और आप कहने को भाई आपके पास पैसे भी नहीं है क्योंकि आप 1.5 लाख रुपए कमा के टॉप 5% में है। तो मिसमैचेस तो हैं इस कंट्री में। सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस कंट्री की यह है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑपोजिशन बिल्कुल ही बकवास हो चुका है हमारे देश का। ऑपोजिशन तो एंटी नेशनल पोजीशन ले लेता है, एंटी सनातन पोजीशन ले लेता है, तो वो तो एक ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो ले दे करके सर्वे सर्वा भाई बीजेपी है। बीजेपी कह रही है मुझे क्या देना हवा पानी, आपको जरूरत है भाई, मैं जब इसी से जीत रहा हूं। कंप्लेसेंसी, मोनोपोली इज नेवर गुड इन बिजनेस और इन पॉलिटिक्स। तो दैट इज अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज मेकिंग पीपल वेरी रेस्टलेस। बट बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वो रेस्टलेसनेस चैनलाइज ही नहीं हो पाएगी। देयर आर नो नेशनलिस्ट और प्रो सनातन ऑल्टरनेटिव्स टू बीजेपी। तो बीजेपी इज गोइंग टू हैव अ फ्री रन। पीपल आर गोइंग टू कीप गेटिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, बट दे विल स्टिल बी लाइक वोट इन्हीं को देना है यार। पर इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर डू यू फील कि जो अभी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं, क्योंकि आज ही या एक आज नहीं पर एक नया बिल आ रहा है कि एफसीआरए को और टाइट किया जाए। 2020 में भी टाइट किया गया था कि जो फॉरेन फंडिंग आती है एनजीओ में, और मैंने कहा है कि 3 तरह से वो अफेक्ट करती है आपको, टेररिज्म, कन्वर्जन और रिजीम चेंज बाय वेरियस प्रोटेस्ट्स। तो वो उन तीनों के लिए पैसा चाहिए। 2020 की जो अमेंडमेंट्स आई थी सुप्रीम कोर्ट तक गया था, एंड सुप्रीम कोर्ट upheld it saying that there is no fundamental right to receive foreign money and you can have a regime which can define how the money would come in। अब उसको थोड़ा और टाइट किया जा रहा है। तो बहुत ये अच्छा जो टाइट। बहुत अच्छा टाइट किया जा रहा है, 20 में भी बहुत अच्छा टाइट किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के नाम पे आप 50% खर्च पा रहे थे, वाइन, 20 है। डाइन, सैलरी बिल, अब वो उसको 20 किया गया, उस समय किया। अब बोल रहे हैं जो डोनर पैसे भेज रहा है उसको भी अपनी पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, इंडिविजुअल्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। पर मेरा सवाल ये है कि डिससैटिस्फैक्शन के अंदर बहुत देश हैं जो भारत में पैसा पंपिंग कर रहे हैं, ये एक जरिया है। बहुत जरिए और भी हैं। अभी निकला छत्तीसगढ़ में कि डेबिट कार्ड से अकाउंट से जाके पैसे निकाल रहे थे, और वो पैसे से फिर पूरे एरिया में वो किस तरह की, कहीं पे नक्सल उड़ाना चाहते हैं, कहीं पे कन्वर्जन एक्टिविटीज कर रहे थे। तो इन डिससैटिस्फैक्शन के अंदर जो ये फॉरेन इन्फ्लुएंसेस आ रही हैं, आप इसके ऊपर कितना असर देख रहे हैं जमीन पे? और फिर वही सोशल मीडिया पे इसका प्रोपेगेंडा होता है भारत के खिलाफ बोलने के लिए। तो इस नेक्सस को इन द व्यू ऑफ डिससैटिस्फैक्शन आप कितना बड़ा खतरा देख रहे हैं, या आपको लग रहा है ये मैनेजेबल है? हमारे देश में नेपाल, बांग्लादेश नहीं हो सकता है? हमारे देश में नेपाल, बांग्लादेश इस वजह से भी नहीं हो सकता। एक तो काफी चीजें स्टेबल भी हैं, टू बी फेयर टू द करंट गवर्नमेंट, इकोनॉमी इज लार्जली स्टेबल। नेशनल सिक्योरिटी वाइज देव डन रियली वेल, नक्सलिज्म हटा दिया, बॉर्डर्स सील कर दिए। वेस्ट बंगाल में व्हाट्स हैपनिंग इज अनबिलीवेबल, जो रिवर्स माइग्रेशन भाग भाग के जा रहे हैं इस समय। तो दे आर डूइंग अ टेरिफिक जॉब एज फार एज नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न। उस बारे में बड़ी सीरियस है ये गवर्नमेंट, इस बात की दाद देनी पड़ेगी। स्टेबल है पॉलिटिकली। बट जो सबसे बड़ी बात है कि जब ऑप्शन ही नहीं है, तो अगर गुस्सा होगा भी तो वो कहां पे चला जाएगा। और एफसीआरए की जो आपने बात करी, अब देखिए गवर्नमेंट की यही बात बहुत अच्छी लगती है मुझे इस गवर्नमेंट की। एफसीआरए पे जो अमेंडमेंट्स लाए हैं, दे आर अनबिलीवेबल दिस टाइम। मैंने बड़ा
ढंग से इस कानून को पढ़ा, जरा 2-3 चीजें मैं आपसे शेयर करता हूं इसके अंदर। अभी तक क्या होता था, जैसे कोई एनजीओ है तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है वो डोमेन अपना डिफाइन करता था कि भाई हम इस पर्पस के लिए कर रहे हैं। दैट यूज्ड टू बी वेरी आर्बिट्ररी एंड वेग। नाउ व्हाट दिस गवर्नमेंट हैज डन, उसने एक टेबल दिया है आपको, यू हैव टू टिक नाउ। रिलीजियस में भी उन्होंने कैटेगरीज दे रखी है, मैंने वो पूरे देखा कि आप मंदिर बनवाओगे, मस्जिद बनवाओगे, प्रीच करोगे, प्रोजेलिटाइजेशन इज अ नो नो, बहुत क्लियर लिखा है। और ये लोग फील्ड एजेंट्स भी भेजेंगे, और अगर आपने इसको टिक लगाने के बाद उस पर नहीं किया, 30% पेनल्टी है, आपके 30% फंड्स जब्त हो जाएंगे। उसके बाद आपने अगर कोर्स करेक्ट नहीं किया तो टेक ओवर ऑफ एसेट्स है, जिसको लेके बहुत हो हल्ला हुआ था, रूबियो भी सबसे पहले कोलकाता ही गया था। देन व्हाट देव सेड इज नो ब्रॉडकास्ट, नो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिटिकल एंड करंट इश्यूज। तो अब आप जो पॉलिटिकली एक्टिव चल रहे थे, जो ग्रीन डून और ये सब लद्दाख में रोड स्टॉल कर रहे थे, या मेधा पाटकर जैसे लोग जिन्होंने सरदार सरोवर डैम को बड़ा नहीं होने दिया, या टिस्टा सेतलवाज जैसे लोग who were tutoring witnesses, game over। हर चीज के ऊपर there is a form 3BB if I remember correctly and a CA utilization certificate, and बड़ी massive penalties हैं उस CA को भी जिसने अगर फर्जी इस पे दे दिया CA utilization certificate, उसको पूरा कायदे से डालना है कि कहाँ यूटिलाइज हुआ। एक और चीज होती थी कि इंस्टॉलमेंट्स में आता था इनको पैसा, तो ये क्या करते थे, इकट्ठा करते रहते थे ताकि नजर में ना आए, आ रहे हैं फिर इकट्ठा हो रहा है। अब ये रूल है, अगर आपकी पिछली इंस्टॉलमेंट का 75% यूज नहीं हुआ है तो अगली इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी आपकी। फिर आपने जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस की बात करी, फिर इन्होंने कहा अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स घोषित करो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका क्या चल रहा है। तो ये तो इन्होंने कमाल का काम किया है, मैं तो इसकी तारीफ करूंगा, ये जो इन्होंने किया वही बात है। बट इट्स डेंजरस, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इट इज वेरी डेंजरस कि सारी पार्टियां टूट टूट के बीजेपी में मिल रही है, बीजेपी के पास 2/3 मेजोरिटी होने जा रही है। ये तो चलो अच्छी बात है, बीजेपी मतलब एनडीए, ये तो अच्छी बात है, दिस गवर्नमेंट हैज इट्स हार्ट इन द राइट प्लेस। व्हाट इफ दे डोंट हैव देयर हार्ट इन द राइट प्लेस? दिस इज अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। राइट नाउ इट्स वर्किंग वेल, इट मे नॉट वेरी इजीली वर्क वेल टुमारो। ये करण दो पहलू हैं, आपने दो अलग बातें एक साथ जोड़ दी हैं। जो पहले मैं एफसीआरए पे कर लूं, दूसरा जो आपने कहा डेंजरस प्रेसिडेंट है, थोड़ा अपने भी व्यूज दूंगा, क्योंकि हार्ट इन द राइट प्लेस हमारे लिए है क्योंकि ये राष्ट्रवाद पे अच्छे हैं और इन्होंने दे हैव डन अ फैबुलस जॉब ऑन नेशनल सिक्योरिटी। वेस्ट बंगाल आपने राइटफुली एग्जांपल दिया कि किस तरह इलीगल इमिग्रेंट्स पे एक्शन हो रहा है, और ये जो ये पासपोर्ट एक्ट की क्लैरिफिकेशन है वो भी सिर्फ इसीलिए ही है कि डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पेट्रनेज फॉर लॉट ऑफ इलीगल पीपल। तो ये लॉ को बहुत स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करना चाह रहे हैं कि भैया हर तरह से आप साबित करो लॉ के अंदर। आप अपने सर्कल में, मैं अपने सर्कल में, या जो भी ऑडियंस देख रही है आपके सर्कल में क्या किसी के ऊपर सिटीजनशिप का सवाल आया है, वो उनको पता है कौन से रीजन्स हैं, कहाँ पे लोग रह रहे हैं, कौन से क्लस्टर्स में रह रहे हैं, वहां पे दे वांट टू व्यू द लॉ वेरी वेरी स्ट्रिक्टली, बहुत जिसको हम बोलते हैं नैरोली, कि भैया किसी ने आधार बनवा लिया, वेस्ट बंगाल में टीएमसी के दफ्तर में आधार मिल गए थे, इलेक्शन कार्ड मिल गए थे, तो भैया उसके बाद आपने पासपोर्ट बना लिया है, तो वो टाइट करना चाह रहे हैं जिसको हम कहते हैं। पर उससे पहले मैं एफसीआरए पे आना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर कोई भी आप यूरोप जाते हैं या यूएस जाते हैं, वहां पे होमलेसनेस की प्रॉब्लम देखिए, ड्रग यूज की प्रॉब्लम देखिए, मिडिल ईस्ट जाते हैं या जिन देशों से भारत में पैसा आ रहा है वहां की आप प्रॉब्लम्स देखिए, अनगिनत है, भारत से भी ज्यादा है। भारत में अगर कोई गरीब है तो वो अग्रेसिव नहीं है, वहां पे ड्रग यूज के साथ गरीब है, सड़क पे चलने में आपको डर लग जाए, अंधेरा हो जाए बहुत जोन्स में, क्योंकि ही इज आउट ऑफ हिज माइंड बिकॉज ऑफ ड्रग अब्यूज एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। चढ़ सकता है, आपको मार सकता है, गन लॉस का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसके पास गन भी हो सकती है, कुड बी एनीथिंग, राइट। यहाँ पैसा क्यों भेज रहे हैं, मेरा एक फंडामेंटल मूल सवाल है। एनआरआई भेजे एक बात है, ये संस्था क्यों भेज रही है, उसके ऊपर नकेल कसना मुझे लगता है हमारी राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरा पॉइंट, आपको क्या लगता है जो आपने रेस किया, इसका खतरा क्या है? कल को कांग्रेस भी अब यही कर सकती है अगर कभी पावर में आई या कोई और पार्टी क्रिएट होके आई। पर उससे ज्यादा ये है कि 400 पार का एक नारा था जिसके पीछे ये चला कि संविधान में चेंज लाएंगे। अब आप दोबारा 2/3 मेजोरिटी की तरफ पहुंच गए हैं, टचिंग डिस्टेंस में है। डू यू थिंक देयर आर सम बिग कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कमिंग? उसके लिए ये सारा एफर्ट मारा जा रहा है? ऑफ कोर्स एंड तो हमें पता ही है। व्हाट एंड व्हाट by delimitation and women reservation
has to happen in the monsoon session. ये तो I think the writing is on the wall, ये तो हो ही रहा है. इसको छोड़ के एक दो की बात चल रही है, अटकलें चल रही हैं, वी डोंट नो उसमें कितना सच्चाई है. वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, ऑफ कोर्स उस पे मॉडलिटीज आर नॉट क्लियर, बट दिस इज द राइट टाइम फॉर बीजेपी टू ब्रिंग इट इन. इफ दे कैन पुल दैट ऑफ. उस पे क्वेश्चन एक ये है, और ये तो आप भी बताना क्या है इसका लीगल चीज, कि जिसको मैंडेट मिला हो 5 साल का, क्या वो 3 साल या 4 साल पे रुक सकता है? ज्यादा तो नहीं जा सकता, ये मुझे पता है. 5 साल का मैंडेट मिला होता है आपको स्टिपुलेटेड, यू कांट गेट एन एक्सटेंशन टू 6 years. तो इस पे ये सब चीजें नहीं क्लियर है. बट व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम एक्सपर्ट्स इज कि अगर अभी पास हो जाता है वन नेशन वन इलेक्शन, तो 29 में वन इज द सेंट्रल इलेक्शन जो होगा लोकसभा का, और 20 राज्यों का चुनाव एक साथ हो सकता है. तो अब हाउ दैट विल वर्क वी डोंट नो, बट वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो गया, इट्स एडवांटेज बीजेपी. डीलिमिटेशन, अभी तो जो फॉर्मूला की बात हो रही है वो 50% की बात हो रही है कि सब पे 50% इंक्रीज कर दो. हालांकि वो फेयर नहीं है. दैट इज नॉट व्हाट इट वाज मेंट टू बी. प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन जाना था, ठीक है, जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पे अच्छा काम किया वो चेंज होना था, बट 50% करना इज नॉट फेयर अभी भी. और जिस दिन प्रॉपर डिलिमिटेशन हो गई, वो सेंसस के बाद हो सकती है, ऑफ कोर्स अभी नहीं हो सकती, उस दिन तो इट इज ऑल एडवांटेज बीजेपी. उस दिन तो यूपी बिहार उसके बाद से तो वहां पर वेटेज ज्यादा होना चाहिए भी और होगा भी, और बीजेपी ही वहां स्ट्रांग है. कांग्रेस इज वर्चुअली डेड इन यूपी एंड बिहार. तो इसलिए वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वन पार्टी रूल. इसमें कोई मुझे शक नहीं रह गया है. दैट इज वेयर वी आर हेडेड. आई एम नॉट हैप्पी विद दैट सिचुएशन. आई वांट बीजेपी का एक ऑल्टरनेटिव भी हो. जब अन्ना मनाई निकले, दो आई डिडंट लाइक द स्टेटमेंट ही सेड अभी बीच में कि नॉर्थ, बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है वो, अगर आप देखो. या बट व्हेन दिस न्यूज़ केम आउट, आई वाज हैप्पी. आई वाज लाइक यार, और नेशनलिस्ट ऑल्टरनेटिव्स बनाओ हर राज्य में. तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि बीजेपी ही सर्वे सर्वा हो जाए. एब्सोल्युटली नॉट. बट राइट नाउ वही ऑप्शन है ले करके. और बीजेपी के परफॉर्मेंस में उससे कमी आएगी. You look at some places in Delhi, they are not fixed. आज भी potholes and ये they are not fixed. You look at the fire in Lucknow, you look at the fire in Malviya Nagar. What's happening? क्या ये लोग bothered हैं इन सब चीजों को फिक्स करने पे? नहीं है bothered शायद. एक बहुत, उससे भी मैं आगे बढ़ के बोलूंगा, जो पूरी राम मंदिर में कंट्रोवर्सी चल रही है, दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर द लॉन्ग रन. आपको वैसे ही एक मूवमेंट है, केसेस हैं कि टेम्पल्स को स्टेट कंट्रोल से बाहर लिया जाए. अब अगर आप ये कोर्ट में जाएंगे या आप चर्चा में करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस में करेंगे, लोग बोलेंगे इतना प्रीमियर ट्रस्ट के अंदर, जिसमें सो कॉल्ड आपने बेस्ट लोग डाले हैं, जो हर छोटे छोटे मंदिरों में मुश्किल हो सकता है, वहां पे ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सो दैट हार्म्स द लार्जर कॉज ऑफ रिक्लेमिंग टेम्पल्स. और उसके ऊपर क्या क्लैरिटी है, क्या होने वाला है, ये एक चिंता का विषय है. इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. इट इज गोइंग टू बी इन माइंड्स ऑफ पीपल. ये बहुत सारी बातें आ रही हैं, या तो इसका खंडन हो, रिपोर्ट हो, पूरा ट्रांसपेरेंसी से हो, या फिर इसके ऊपर एक्शन हो कि हाँ ये लोग गलत हैं, इनके ऊपर कुछ तो, आइदर ऑफ द टू हैज टू हैपन. क्योंकि भारत में र्यूमर अगर एक बार शुरू हो जाए और लोग उस र्यूमर को ट्रू मांग लें, तो वो आग की तरह फैलता है और उसको फिर आप हटा नहीं पाते हैं. नहीं, र्यूमर की तो बात ही नहीं, तो पक्का ही हो गया. इरेगुलरिटीज तो हुई थी, इसमें तो कोई शक ही की बात नहीं रह गई है. एसआईटी की इंटरिम रिपोर्ट आ गई, बट दिस इज वेरी क्लियर कि चंदा में जो था उसमें चोरी तो हुई है, 100% हुई है. अब वो किसने करी, कितनी करी, अच्छा दुर्भाग्य. देखिए, मैं इस पे डिबेट पे था, जब से इसमें नाम आया है एक व्यक्ति का जो कि है टीनू यादव, अखिलेश जी चुप हो गए. उनको अपना वोट बैंक का ख्याल है. तब से वो बिल्कुल शांत हो गए, इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे. अभी ये मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पे कोई एलिगेशन आया, हालांकि दैट्स अ फ्रिवलस एलिगेशन जो मैंने देखा लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह का. अखिलेश सेड कि ही इज बीइंग टारगेटेड बिकॉज ही इज अ यादव. तो ये मतलब ऑपोजिशन कैसा है, आप सोचो जरा. ऑपोजिशन एक प्रॉपर आवाज तक नहीं उठा सकता, इतना दे टाई देमसेल्व्स इन नॉट्स. वहां पर उनको यादव वोट बैंक और इन सब में लगे हुए हैं. ये एक प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ी. इसमें एक और भी है जो आपने पहले कहा था कि प्रॉब्लम ये है, राष्ट्रवादी ऑल्टरनेटिव क्या है. जिन लोगों ने कार सेवकों पे गोली चलाई, वो क्या लेजिटिमेसी से राम मंदिर, अदरवाइज इस इशू पे कोई जेन्युइनली धार्मिक ऑपोजिशन होता या राष्ट्रवादी ऑपोजिशन होता, या जिसके पास क्रेडिबिलिटी होती इन बातों में बोलने की, वो तो सड़क पे चल के कूच कर चुका होता कि भैया तुम क्या कर रहे हो, ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं. बट आप तो सब जानते हैं आप क्या हो. आप तो राम मंदिर अभी तक दर्शन करने भी मेरे ख्याल से नहीं गए हैं, इफ आई एम करेक्ट अबाउट दैट. तो आप जब दर्शन करने नहीं दे, आप कार सेवकों, आपके पास इशू बहुत बड़ा है, बट ऑपोजिशन के पास कोई लेजिटिमेसी ही नहीं है इशू उठाने की.
तो अमेरिका में अगर आप देखो ना, धीरे धीरे पॉलिटिक्स कैसे ट्रांजिशन हुई, हालांकि अब थोड़ा सा गड़बड़ा गई. ऑल द पार्टीज नेचुरली शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट ऑफ सेंटर. अब उसमें राइट ऑफ सेंटर दोनों है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही मार्केट बेस्ड थी. टिल 2008 तो पूरी तरह ही मार्केट बेस्ड थी दोनों. उनमें लेफ्ट राइट होता रहता था, बट लार्जली द लाइन वाज हियर. दैट इज व्हाट वी नीड इन इंडिया, कि लार्जली लाइन जो है वो भाई हिंदुत्व को मान लो कि ये हमारी संस्कृति है और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है. फिर झगड़ा हो, फिर कंपटीशन हो कि भाई कौन अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है. उसमें थोड़ी बहुत बहस हो सकती है कि कोई वेलफेयर स्पेंडिंग ज्यादा करना चाहता है, कोई फिस्कल टाइट रखना चाह रहा है, तो इंटरेस्टिंग हो सकता है. बट अगर ये ऐसे ही लेफ्ट की ओर चलते रहे जो ऑपोजिशन है, और ये मुस्लिम अपीजमेंट में लगे रहे, कोई कंपटीशन ही नहीं फिर तो. इट्स ओनली बीजेपी एंड इट्स वेरी बैड न्यूज फॉर ईच वन ऑफ अस. मैं बिल्कुल साफ बात बोल रहा हूं. आप सिविक कंडीशंस को सुधरते हुए किसी राज्य में नहीं देखोगे. आप लिख लो ये बात. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. आपने यूएस का एग्जांपल दिया, वहां पे इतना कंसेंसस था कि बिल क्लिंटन बजट को बैलेंस करने की बातें करता था और इनफैक्ट काफी काम किया था, डेट को नीचे लेके आया था. वही डेट को नीचे लेके आया था जो सो कॉल्ड कंजर्वेटिव रिपब्लिकन एजेंडा था, राइट. इमिग्रेशन पे भी वहां पे आप अगर व्यूज पढ़ लो जो बाइडेन के, तो वो ऐसा लगता था रिपब्लिकन व्यूज थे कि भैया इलीगल्स को इस तरह करना है, वो करना है. जो भारत में एक अलग ही है कि एक्चुअली पोलर ऑपोजिट्स हैं बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस पे. क्या भारत में बांग्लादेशी भरे रहने चाहिए, उनको कार्ड दिए जाने चाहिए आधार टू लेके वोटर? क्या भारत के अंदर सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि वक्फ एक्ट को आप तकड़ा करी जाएंगे, मैंने बोला तो मेरी जमीन कागज नहीं दिखाएंगे, और कहां आप हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल करी जाएंगे अंडर स्टेट? तो ये बेसिक फंडामेंटल इश्यूज के ऊपर ही भारत में क्लैरिटी नहीं है, जो एक भारत के अंदर किसी भी देश के अंदर होनी चाहिए एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट. सो आप देखो, एक एग्जांपल आपको देता हूं. आपने बात करी, ओबामा डिपोर्टेड मोर इलीगल्स देन ट्रम्प. कैन यू इमेजिन? एंड ओबामा ड्रॉप्ड मोर बॉम्ब्स इन द मिडिल ईस्ट देन जॉर्ज बुश, जो लिबिया पे और इन सब पे इसने किया. तो आप सोचो कितनी सिमिलैरिटी है व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी. गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, वो एक किनारे रखते हैं हम बात को एक मिनट. बट व्हेन इट केम टू नेशनल सिक्योरिटी, कि भाई बॉर्डर को ध्यान रखना है, इलीगल्स को बाहर करना है, या हमें इंटरवीन करना है पोटेंशियल थ्रेट के अगेंस्ट कल को मिडिल ईस्ट से, बिल्कुल सेम काम किया इन दोनों ने. तो ये हमारे देश में अभी जो ये पागलपन चल रहा है ना, लेफ्ट राइट का इतना स्टार्कली ऑपोजिट, ये मुझे अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल में गल्फ भी नहीं हुआ. ये वहीं का वही खड़ा हुआ है. तो अब ये कांग्रेस में लीडरशिप चेंज आएगा, क्या आएगा? आई एम रियली वांटिंग टू सी दैट, कैसे होगा ये चीज पॉसिबल. अदरवाइज तो ये चलता रहेगा ऐसे ही, एंड नॉट गुड. वही बात है कि ये आपको बढ़ते हुए नहीं दिखेगा. करण, लार्जर क्वेश्चन में डेमोक्रेसी शुड बी कॉम्पिटिटिव, बट आज के हालात में मुझे लगता है बीजेपी बहुत कंफर्टेबली प्लेस्ड है, सारे बड़े मुद्दों पे कंफर्टेबली प्लेस्ड है. जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो भी लोग विपक्ष में नहीं देखते कि वो सॉल्व कर पा रहे हैं, जो आप भी कह रहे हैं. तो वो वी आर हेडेड टुवर्ड्स अ लॉन्ग रेन ऑफ बीजेपी इज व्हाट आई 100% वी आर हेडेड टुवर्ड्स अ लॉन्ग अनइंटरप्टेड रेन ऑफ बीजेपी. एंड हमारे और आपकी जैसी वॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यस, वी नीड टू cheer where they are doing good, but also call it out loud जब हम देख रहे हो कि चीज सही नहीं है. बिकॉज अब विपक्ष तो है नहीं, विपक्ष इज डेड इन दिस कंट्री. तो इसलिए जर्नलिस्ट, सिटीजंस, they only have to hold the BJP accountable. That's all there's left to it. Absolutely, Karan, और वो करते रहेंगे और लोगों के कमेंट्स भी आते रहेंगे. Thank you for your time and covering a variety of issues today, for in which we need to do more often, cover variety of issues कि हफ्ते भर में क्या हो रहा है, so that people get informed on all the aspects. Thank you so much for your time. Thank you.